अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। विफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने काबीना अरकान को खादिम रिजवी के धरने पर गुफ्तगू से रोक दिया। शिकायतें आ रही हैं कि MNAs और MPs के काम नहीं हो रहे। हर माह मुंतखब नुमाइंदों का इजलास बुलाकर उनके मसाइल हल करें। इमरान खान ने पंजाब और KPK के कमिश्नर्स को नया हुक्म जारी कर दिया। कोरोना वबा कीमती जानें निगलने लगी, लेकिन हुक्मरान सियासत खेलने में मसरूफ हैं। इजलास में कोरोना वबा से ज्यादा GB इलेक्शंस में PTI की जीत को मौजूए बहस रखा गया। जबकि एक और इंकिशाफ आज के काबीना इजलास में हुआ, वो ये है कि अगले 18 माह तक पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज काबीना इजलास में मोहिद यूसुफ और शेरी मिजारी की किस बात पर तलखी हुई, प्रोग्राम में अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ PDM क़यादत ने वजीर आजम इमरान खान का कोरोना वबा की वजह से जलसों पर पाबंदी का फैसला मानने से इनकार, जबकि मौलाना फजल रहमान ने GB इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद ने सियासत से एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की भी बात की है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। क्लासा साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। आज जो PDM का इजलास हुआ, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। एक बात उन्होंने की, वो कह रहे हैं कि शब्बर जैदी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि उनको छोड़ दो, ये हमें फंड्स देते हैं। यहाँ पर उनको से कौन मुराद है और ये किस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं? पहले मेरा ख्याल है हमारे पास अगर कैबिनेट की बड़ी अहम स्टोरीज हैं, बड़े इनसाइड हैं, अच्छी खासी डिटेल्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक उनका शार्ट मौजूद है हमारे पास जो मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है और शब्बर जैदी साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा है। अब ये नहीं पता उन्होंने कहाँ से कोट किया है, शब्बर जैदी साहब ने कब बात की है, ये कहाँ पे की है, लेकिन ये हम ये कोशिश करेंगे कि शब्बर जैदी साहब को भी हम फोन पे ले लें, उनसे बात करते हैं अभी। लेकिन पहले मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है ना, जरा वो सुना दें। फिर शब्बर जैदी साहब भी हमारे साथ हैं, फिर उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया हमारी उस पर रिक्वेस्ट पे, बड़े मुख्तसर ये उस पर टाइम पे। आपने सुन लिया होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कोई आपके बारे में या आपके हवाले से कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, तो मुझे उन्होंने रोका था कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने से या एक्शन लेने से, और ये कहते थे ये क्योंकि मेरे डोनर्स हैं, फंड करते हैं, लिहाजा इन पे एक्शन न लिया जाए। आपने इनको कुछ नहीं कहना। आपने कोई इस तरह के इतराफात, इस तरह की बातें की हैं कभी किसी TV पे या किसी को इंटरव्यू में या कभी ट्वीट में? देखिए, मेरी रूप क्लासरा साहब, बहुत मेहरबानी आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने 30 जनवरी को बिहार छोड़ा था। उसके बाद मैं कभी भी मीडिया पे नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कर रहा हूँ। मगर मैंने कोई 3-4-5 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि MNAs की जो वेल्थ है वो उनकी मुझे समझ नहीं आती कि उनकी टैक्स लायबिलिटी से कैसे रिकंसाइल होती है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो मेरी जाती टैक्स है मैंने जो दिया है और उसमें मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मगर ये MNA दौलत है, ये टैक्स से रिकंसाइल क्यों नहीं होती? और ये सारी माजी में सारी स्टेट की स्पॉन्सर्ड करप्शन के साथ ये वाबस्ता रहे हैं और उसकी वजह से ये आज ये पोजीशन है। और इसका तरीका ये है कि हमें इस सब चीजों को, अब कोई कमेटी और थिंक टैंक नहीं बनाना बल्कि तमाम मामलात को सामने लाना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका जो किसी मुल्क को करप्शन खत्म करने का है वो ये है कि तमाम मैंने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट को सामने लाएं और उनसे पूछें कि ये इनकी सोर्स क्या है। आप कह रहे हैं मेरे पास, कोई कह रहा है मेरे पास 4 अरब है, कोई कह रहा है मेरे पास 20 अरब है, कोई कह रहा है 30 अरब है। ये बताएं कि इसकी जो आपके पास 20 अरब है ये कहाँ से आया। मैं ये भी बता दूं आपको कि अब नया कानून है जिसपे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर इनकम का क्रेडिट क्लेम करता है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम से रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो मैं अब ये सारी बातें ये कहने की, और मैं इमरान खान साहब के जो मौलाना साहब ने की है ये तमाम बातें टोटली 102% गलत हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इमरान के इतने बड़े मजमे में इतने अहम बात में मुझे कोट किया गया बगैर मुझे पूछे हुए। मुझे बता, मैंने कभी कोई बात की है
ना ये बात कभी इमरान खान ने मुझे कहा, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 5.5 महीने के दौर में इमरान खान ने मुझे कभी किसी किस्म की चीज से नहीं रोका। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान का दोस्त जरूर था, मगर जानने वाला जरूर था, मगर मैं अब उसका सपोर्टर बन गया हूँ उनकी किरदार को देख के, जो मैंने 5 महीने उनके साथ गुजारा है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी किसी FBI चेयरमैन को इतना स्पेस कभी नहीं दिया होगा। कभी इमरान खान साहब ने मुझे कोई किसी किस्म का किसी केस में कभी रेफर नहीं किया। आप ये कह रहे हैं, आप जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से, आप ये कह रहे हैं आपका ये व्हाट्सएप मैसेज है जो आप ये बता रहे हैं कि आपने कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप आपने मैसेज किया, वो फर्दर फॉरवर्ड हुआ, तो उसकी बुनियाद पे सारी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये पॉइंट्स आपने उठाया कि अरबपति MNAs जो हैं या वजीर भी साहब जरा उसमें आते हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा क्या आते हैं, तो आप ये कह रहे हैं व्हाट्सएप की वजह से हुआ सारा कुछ, ये व्हाट्सएप मैसेज किसकी वजह से जी? हाँ, व्हाट्सएप नहीं, मैंने व्हाट्सएप किया है, मैं तो कह रहा हूँ मैंने व्हाट्सएप किया। मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पूरे पाकिस्तान पढ़े। मैंने उसमें ये लिखा है कि मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत सेटल्ड लोग थे, हम पाकिस्तान आए थे, मगर हमने आके यहाँ इज्जत से जिंदगी गुजारी, मगर जब हमने 95 से लेकर 2020 तक इस मुल्क में काम किया, हमने टैक्स दिए, मगर अब हम देखते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं अब ये नहीं चाहता कि हमारी नई आने वाली नस्लें इन्हीं के साथ गुजारें। और मैंने उस पर यह भी लिखा कि अगर ये इस तरह के कानून साज आते रहे जिनकी वेल्थ रिकंसाइल नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मैंने जो 4 FIR इसको मौलाना साहब कह रहे हैं, ये मौलाना साहब ये FIR इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये मौलाना साहब के और उनके PDM के साथियों के खिलाफ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी जितनी आपने चीज़ें गिनवाई हैं कि अरबपति लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं और इनकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है इनकी वहाँ पे आगे रिकंसाइल नहीं हो सकती, इतना पैसा कहाँ से आया है, सोर्सेज इनके सोर्सेज का नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें ये नवाज लीग शामिल है, इसमें PDM के ये मौलाना साहब शामिल हैं, बलोच नेशनलिस्ट पख्तून, ये सारे शामिल हैं और साथ में इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी शामिल हैं। नहीं देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है सर कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये मैसेज मैंने कब दिया था? ये मैसेज मैंने दिया था जब मैंने परसों 4-5 दिन पहले एक अखबार में एक खबर छपी थी रिगार्डिंग दी वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ MNAs, बिलियनर MNAs की, आपने भी पढ़ी होगी। बिल्कुल। उसके जवाब में हमारा एक इंटरनल ग्रुप है दोस्तों का, उसने मैंने जवाब दिया था कि मैं तो ये समझ नहीं पाया कि इनके पास दौलत कहाँ से आई है। मैं तो 40 साल तक हाईएस्ट टैक्स पे रहा हूँ अपनी प्रोफेशन में, तो मेरे पास ये दौलत क्यों नहीं है? जबकि मेरा बाप भी एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे दादा भी बहुत बड़े आदमी थे, तो मैं क्यों इतना गरीब हो गया? तो इनके पास कहाँ से दौलत है? आप तो वहाँ पे FBR में रहे हैं, इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी बड़ी कंपनी को हेड करते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडिंग और एक उस रिप्यूटेबल कंपनी है, तो ये बताएं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि आप कह रहे हैं कि मैंने इतनी 40 साल मेहनत की, सब कुछ किया, आपके पास नहीं है, इन लोगों के पास पैसे, आप तो वहाँ पे बैठे हुए थे FBR में, आपको तो पता होगा कहाँ से पैसा आ रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ कहाँ से आया, बता देता हूँ। देखिए जी, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स के मसले को खराब किया गया है। हमारा आम किसान बहुत गरीब है और हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, मगर ये एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है और इसको आप व्हाइट कर लें, आप मेरी बात समझें। अब एक कानून है जो ये कहता है कि अगर आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर मेरी इनकम 1000 रुपए है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना दिया। ठीक है, समझे ना क्या कर रहा हूं? अच्छा, अगर आप रिकंसाइल करेंगे तो मेरा सवाल है पाकिस्तान के सारे एग्रीकल्चर MNA को उठा लें, उनसे पूछ लें कि उनकी रिकंसाइल होती है तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अगर नहीं होती तो मैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो शहरों के MNAs हैं, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर, क्वेटा, अर्बन सिटी, फैसलाबाद, आप ये कह रहे हैं ये बड़े ईमानदार हैं, ये ईमानदार हैं और इनकी रिकंसाइल हो जाती है दौलत। नहीं सर, उसमें रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनकी नहीं हो पा रही, ये अगर मैं ठीक समझूं। बात सुन लो ना, बात सुन लो पूरी। ये तो हो गए एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। जो शहरों में आ रहे हैं उनमें से 80% का कारोबार रियल एस्टेट होगा। अच्छा, चेक कर लीजिए,
कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, कोई रियल एस्टेट का काम करता होगा। और जब मैं चेयरमैन FBR बन के आया था, मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस को बढ़ा दिया था, जिससे पूरी रियल एस्टेट सेक्टर परेशान हुई थी, मगर इमरान खान ने मुझे सपोर्ट किया। इमरान खान ने, अगर आपको याद हो रियल एस्टेट सेक्टर में मैंने क्या किया था, आपको पता है, आपको याद होगा। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर, जो आपके जितने MNAs हैं, MPAs हैं, अक्सर हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ, उनका कारोबार पूछे कि क्या है, क्या कोई फैक्ट्री है, कोई डायरेक्टर है कहीं पर, कितने लोग हैं, बताएं उनका कारोबार क्या है। वो कारोबार करते हैं पोल्ट्री का, वो कारोबार करते हैं चीनी का, वो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट का, वो कारोबार करते हैं सरिये का, वो कारोबार करते हैं मिडल मैन का, वो कारोबार करते हैं सुत्तर का। तो इसमें से मैंने आपको गिराई है सारी चीजें, इनमें से एक भी कारोबार अगर डॉक्यूमेंटेड है तो मुझे बता दें। जी जैदी साहब, देखिए कलासरा साहब, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अगर मैं बोल पड़ा तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों के चेहरे से नकाब उड़ जाएगी। सर आपको बोलना चाहिए, आपको कौम जो है इसने आपको इज्जत दी, आपको ओहदे दिए सर, आपको और आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे तो कौम तो अंधेरे में रहेंगे, लुटते रहेंगे। मेरी बात सुने, मैंने एक बोला, मैंने व्हाट्सएप किया, तो अब मैं 50 लोगों को जवाब दे फिर रहा हूँ। तो अच्छी बात है सर, इट्स अ गुड थिंग। मौलाना साहब ने मुझे टोटली मिसकोट कर दिया। वो मेरी बात को मुझे अब 100 जगह क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि ये क्या है। मैंने अपना चीज लोगों के सामने रख दी। मैंने अभी दोबारा ट्वीट किया है। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, आमिर मतीन बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब ने आपको मिसकोट किया, आपने कोई ऐसी बात नहीं कही। मगर लोगों को इसलिए कई दफ़ा जो आप 5 महीने के लिए जब आए तो आपने बड़ी उम्मीदें दिलाई थी, आपने 5,500 अरब रुपए का आपने एक टारगेट दिया कि मैं ये इससे भी ज़्यादा पैसे लेके आऊँगा। फिर बाद में कोरोना भी हो गया, मामला भी ख़राब हो गया, बीमार भी हो गए, फिर आप बीमारी के बाद वापस भी नहीं आए। तो लोगों को शक, मेरे जैसे लोगों को भी शक रहता है कि जब आप वापस नहीं आए तो मे भी आप ऐसे लोगों को हाथ डालना चाह रहे थे और आपको नहीं डालने दिया गया, तो इस वजह से आपको वापस आपकी तकर्री नहीं हुई, या आप खुद नहीं लेना चाहते थे या गवर्नमेंट नहीं आपको लेना चाहती थी। तो ये था कि ये जिस तरह का आपने भी जिक्र किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MP, MNA, सेनेटर जो है इनकी इनकम रिकंसाइल नहीं करती इनके लिविंग स्टाइल के साथ। तो क्या ये इस तरह का काम था जिसकी वजह से आप वापस आपकी तकर्री नहीं हुई? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ी अच्छी सवाल किया। देखिए मैंने अपना बेहतरीन कैरियर में 2018 में पाकिस्तान में प्रोफेसर सर्कल का हाईएस्ट टैक्स पेयर था। मैं सबसे बड़ी फर्म का सबसे बड़ा पार्टनर था, ठीक है जी। मैंने इमरान खान साहब के कहने पर बगैर सैलरी के अपना शहर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, और मैं बगैर सैलरी के इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। आप सबको पता है, आप जानते हैं सब मुझे, ठीक है। हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बात आ रही है मेरी सवाल। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे खिलाफ एक केस हुआ जिसमें कहा गया कि इनको अपॉइंट नहीं किया, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको याद होगा जी, आपको याद है? जी बिल्कुल। उसको फाइनेंस किसने किया? किसने किया केस को? फाइनेंस किसने किया? आप उसकी फाइल निकलवा के पूछे जिन्होंने, जो हमारे पास फाइल तक एक्सेस होती तो हम आपसे क्यों पूछते किसने किया? नहीं, उसने फाइनेंस किया। उसमें अफसरान तो सिर्फ फ्रंट पे थे, जो लोग थे वो हमारे ही कारोबार के थे, हमारे ही बिजनेसमैन थे, जो समझते थे कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए शायद हमारे लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो वो भी गुजर गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 5 महीने गुजारे, मुझे ना कोई ब्यूरोक्रेसी का खौफ था, ना मुझे कभी खौफ था इमरान खान का, ना कभी खौफ था मुझे बाजवा साहब का। वो सब मेरे सपोर्टर थे। मुझे खौफ इस बात का था कि शाम को जब मैं घर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि मेरे खिलाफ कौन से टीवी में क्या चल रहा है। जिस तरह मौलाना साहब इस वक्त मुझे कोट कर रहे हैं, उस वक्त मैं रोज सुबह शाम मैं उस प्रेस की बातें सुनता रहता था, मीडिया की बातें सुनता रहता था, जो बिल्कुल बेसलेस होती थी, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। उस चीज ने मेरे ऊपर एक इतना स्ट्रेन डाला, और 5,500 की कलेक्शन मुझे करनी थी, तो मेरा एंग्जाइटी हो गया और मेरी नींद आने खत्म हो गई। इसलिए मुझे डॉक्टर ने एडवाइस की कि आप ये अब इसको कंटिन्यू नहीं करें, अदरवाइज यू कैन बी हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। देखिए मेरी बात दोबारा समझाता हूँ मेरी बात। जब आप शाम को 4 बजे घर पहुंचे
और आपको ये पता लगे कि 4 टीवी चैनल के 5 बंदे आपके खिलाफ मुख्तलिफ टीवी चैनल के मुख्तलिफ बातें चला रहे हैं, ठीक है, और आपके दफ्तर से सुबह उठकर जो भी कागज निकल रहा है उसकी कॉपी आपसे पहले मीडिया में चल रही है, तो इस माहौल में कोई भी आदमी जो मेरे जैसा आदमी है वो काम नहीं कर सकता। ये आप लोग सोचें, इस पे आप प्रोग्राम करें, इस पे आप देखें। बिल्कुल जैदी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, मगर आप मौलाना के इस तासुर को, जो उनका इल्ज़ाम है, तकवीत दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप इसलिए छोड़ के भाग गए कि आपके ऊपर ये माफिया जीत गए थे, आपकी फाइलें चोरी हो रही थी, FBI के अंदर एक पूरा फाइनेंस किया गया आपके खिलाफ कैंपेन को, तो ये तो आप वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि जनाब ये आपको काम नहीं करने दिया गया। नहीं, मेरी बात सुनना, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कभी नहीं कहा कि किसी बंदे को कि आप मैं ये तो कह रहा हूँ इमरान खान, फिर किसने कहा? आप कह रहे हैं किसी ने नहीं कहा। मैं वही तो आज कर रहा हूँ, मेरी बात समझने दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने रिटेलर्स पर हाथ डाला, ठीक है, रिटेलर्स पे हाथ डाला, याद है आपको रिटेल की हड़ताल हुई थी, याद है आपको? जी जी जी, ठीक है, जब मैंने रियल एस्टेट पे हाथ डाला, जब मैंने कैश इकोनॉमी पे हाथ डाला, जब मैंने कहा कि आप बंद कर दें, तो उसका मुझे प्रेशर इमरान खान ने, मैं अभी दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, इमरान खान ने मुझे कहा शब्बर तुम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रिटेलर वाले मैटर में मैंने एग्रीमेंट किया उनके साथ बैठ के, मगर मुझे प्रॉब्लम आ गई थी मीडिया के साथ, वो मेरे राइट एक्शन को, मीडिया के साथ नहीं, मतलब मीडिया और मेरे अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ, जो मेरे राइट एक्शन को मेरे सही इल्जाम को मिसकोट करके इमरान खान की दुश्मनी में और मेरी दुश्मनी में करते थे, उस चीज ने मेरे नर्व्स को खराब किया। मैं इस वजह छोड़ के आया। साहब, एक और नाम है मेरा ख्याल, शायद आप उस पर भी थोड़ा सा देखें, कहीं आपकी उनके साथ नहीं बन सकी, और कहा जाता है कि आपके करीबी सर्कल्स भी कहते हैं शायद, और जितने भी साजिश जो आप बता रहे हैं आप खिलाफ हो रही थी मीडिया में या वहाँ पे वटेवर आपके FBI में, वो कहते हैं हफीज शेख साहब जो हैं, जो एडवाइजर ऑन आप फाइनेंस हैं, रेवेन्यू हैं, तो बेसिकली वो आपके दुश्मन बन गए थे, वो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो आपकी मीटिंग में भी उनके साथ 2-4 दफा मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी वहाँ पे अनबन हुई थी। तो अगर देखिए, मेरी बात सुने, हफीज शेख साहब से मेरी अभी भी लास्ट वीक की मुलाकात हुई है, और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, और मैं ये बात आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछें कि वो जब मैं बीमार में कराची आया तो पहला आदमी जो मुझे मिलने कराची आया था वो हफीज शेख साहब थे, और वो अभी भी उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते कहा है कि शब्बर तुम वापस आ जाओ। ये मैं चाहे उनसे आप मेरी बात कंफर्म कर लीजिएगा, उन्होंने मुझे ये बात की है। हफीज शेख साहब ने कहा है? जी, मुझे हफीज शेख साहब ने कहा है। वापस क्यों नहीं आ रहे आप? सर देखिए मेरी बात सुने रऊफ साहब, अगर मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि अगर आपकी सेहत, आप रात को सोते नहीं हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, आप मेरे स्टाफ से पूछें कि मैं कितनी दवाएं खाता था जब मैं बैठता था FBI में, तो मेरी फैमिली ने कहा यार अब मेरी वालदा हयात है, उन्होंने कहा जी आप जिंदगी बहुत का सवाल है, तुम छोड़ के देखिए। कामरान साहब परेशान वही होता है जिसको असर होता है। अगर मैं अपनी चमड़ी मोटी कर लूं तो शायद मैं भी वहां बैठ के सुकून से बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी चमड़ी इतनी मोटी नहीं है शायद, या मेरे अंदर एहसास इतना ज्यादा है कि जब मेरे खिलाफ कोई बयान आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी एक बयान चला मेरे खिलाफ कि मैंने अपने दौर के दौरान अपने क्लाइंटों को रिफंड दे दिए, ठीक है जी। हर बंदे ने मुझे कहा कि जी आप बताएं कि कौन सा रिफंड है, क्या रिफंड है, ये क्यों है, किसको दिया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिस खातून ने वो MNA ने सवाल किया वो आज तक सवाल FBI नहीं पहुंचा, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जिस खातून ने ये सवाल किया उसके पास ये डिटेल कहाँ से आई कि रिफंड आया है। रिफंड की डिटेल लेना, किसी बंदे के असेसी का रिफंड लेना इलीगल है, और वो खातून 62-63 में डिस्क्वालीफाई हो सकती है। अब मुझे आप ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा MNA अगर इस तरह की बात करेगा, वो लड़की वारिक की और लम्स की पढ़ी लिखी है, अगर वो इस तरह का सवाल असेंबली में रेज करेगी और उस सवाल को व्हाट्सएप पे चलाया जाएगा, तो सर मैं खानदानी सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरे लिए ये चीजें अजाब बन जाती है। मेरे बच्चे जो अमेरिका में इंग्लैंड में रहते हैं वो कहते हैं ये क्या आपने उसी अजाब पाल लिया, आप कहाँ बैठे हैं, आप जाएं यहाँ से। आप समझे मेरी बात को? समझे? मैंने आपके खिलाफ ये साजिश जो थी, जो बात समझ में आ रही है, हम भी यहीं बैठे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत के अंदर से हो रही थी, कोई अरकान कर रहे थे, वजीर कर रहे थे, या SPR कर रही थी, या बिजनेसमैन या मीडिया कौन कर रहा था? मतलब कोई 2-4 लोग तो होंगे, या हुकूमत साथ थी आपके? इसमें बिजनेसमैन शामिल है, मीडिया का। देखिए आप साहब, आप मीडिया में बैठे, मीडिया में बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया है कि ये मीडिया इसका है, ये मीडिया उसका है,
तो चाहे कोई अच्छा काम भी करे, उसको शाम को उसको गलत साबित करना होता है। देखिए, एक आप भी जानते हैं कि इस मुल्क में मीडिया जो है ना बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि ये मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा और ये मीडिया गवर्नमेंट की फेवर में बोलेगा। इंडिपेंडेंट मीडिया इस मुल्क में खत्म हो चुका है। तो अब जो मीडिया है, इसमें प्रेस मीडिया है, इसमें मेरे साथी हैं, प्रोफेशन के साथी हैं। प्रोफेशन मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन के साथी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से सुने। जो चार्टर्ड अकाउंट प्रोफेशन के साथी हैं, उन्होंने कोशिश की कि मैं इस लाइन से हट जाऊं, क्योंकि मैं वहां बैठकर वो कर सकता था जो प्रोफेशन में मैं समझता हूँ गलतियां हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि मैं वहां नहीं रहूं। ठीक है, बिजनेसमैन ने कोशिश की। टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर, आप मुझे बताइए कि अगर मैं नहीं होता, अगर मैं रहता, तो क्या आपके ख्याल में टेक्सटाइल के जो मैंने खत्म किया था 5 सेक्टर का 0 रेटिंग, क्या कोई कर सकता था? आप मुझे बताइए। कोई बंदा CNIC की ला सकता था? आप बताएं, इस मुल्क में किसी ने किया कभी? CNIC की रिक्वायरमेंट पे कौन खड़ा रहा? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन किसने बढ़ाई? आज जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, इसमें आधी चीजें मेरी की हुई हैं। और इस पे इमरान खान का सब साथ है मेरे साथ, इसमें बाजवा साहब मेरे साथ थे। आप ये कह रहे हैं जो आपके बिजनेसमैन थे, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके कुलीग्स से, फर्म से, कंपटीटर थे, उनको खतरा हो गया कि अगर शब्बर जैदी साहब वहां बैठते, इनसाइडर हैं, ये तो सब कुछ समझते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सारे काम देखे हुए हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि कैसे आप लोग जो है 2 नंबरियां करते हैं, कैसे पैसा छुपाते हैं, कैसे आप शोर बनती हैं, कैसे यहाँ पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, आप इसको ओवर इन्वेस्टिंग या इसके अंडर इन्वेस्टिंग। सो आप ये कह रहे हैं कि इसी खौफ की वजह से जो बिजनेसमैन है, जिन्हें पता था कि आप इनसाइडर हैं, आप अंदर के बंदे हैं, इनकी तमाम हरकतें, तमाम चीज़ें, तमाम ट्रिक्स जानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं उन्होंने साजिश की, वो अदालतों में भी गए, वहाँ FBR में भी, तो आपको हटवाया गया वहाँ से। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। देखिए, आपने एक बात करी ना, अंडर एडवाइसिंग। मैंने अंडर एडवाइसिंग के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया था। मैंने कहा था कि जो चीज इंपोर्ट होगी उस पर सेल टैक्स लगेगा एट द रिटेल प्राइस। इस चीज ने इंपोर्टरों की कमर तोड़ दी थी जो अंडर एडवाइसिंग करते थे। तो मैं अगर 2-4 चीजें ऐसी और कर देता तो ये तो इनके तो घर में फाके हो जाते। तो उन्होंने कहा यार ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उस माफिया ने, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हर बंदा कहता है कि ब्यूरोक्रेसी माफिया ने तंग किया, ब्यूरोक्रेसी माफिया ने तंग नहीं किया। वो माफिया जो बाहर बैठी हुई है, आपको पता है मैंने शुगर मिलों के अंदर, आपको अगर याद हो तो मेरे जमाने में मैंने शुगर मिलों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम लगाने का हुक्म दिया था। आपको याद हो, अगर मैंने सिगरेट के अंदर कोशिश की थी कि ट्रैक एंड ट्रेस आ जाए। आपको याद है सारी चीजें? ट्रैक एंड ट्रेस को हाई कोर्ट से उड़ाया गया। किसने उड़ाया? किसकी साजिश थी वो? तो ये सारी चीजें मेरे सामने हो रही थी। तो आपके ख्याल में मैं क्या करता? मेरे पास 2 चॉइसेस थी। और मैं फिर आपको बताऊं, देखिए इमरान खान साहब या बाजवा साहब, वो बेचारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो डे टू डे मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उन्हें वो इतना उन्होंने बेचारों ने मुझे जहां तक प्रोटेक्शन देनी थी वो देते रहे। मगर मैं, आप मुझे बताइए कि या तो मैं उस जंग में जारी रहता, या मगर मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, हफीज शेख साहब को ताल्लुक नहीं है, उनसे आप पूछ लें, फोन करें उनको, उनसे पूछें कि क्या उन्होंने पिछले हफ्ते मुझे ये नहीं कहा कि तुम वापस आ जाओ। अच्छा सर, ये बताएं कि इतने इस अरसे में कभी इमरान खान साहब ने, जब से आप गए हैं, इमरान खान साहब ने आपको टेलीफोन करके कोई मशवरा, कोई हाल अहवाल, कोई सेहत का, तबीयत का, वापस आने का, आप हफीज शेख साहब ने उन्होंने कभी आपको टेलीफोन, मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह कभी किया खान साहब ने? देखिए, मैं खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने अभी कल परसों एक मैटर पे खान साहब को एक व्हाट्सएप किया। मैं क्रेडिट देता हूँ वजीर आजम को, उसने मुझे 25 मिनट बाद जवाब दे दिया। खान साहब ने मुझे कहा कि शब्बर अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब बेहतर हो जाओगे तो मेरे लिए काम आओगे, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी मेरी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि तुम एक बहुत ही, अब मैं आपको व्हाट्सएप साबित नहीं करना चाहता, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। मेरे पास खान साहब का एक व्हाट्सएप है जिसमें लिखा है कि यू आर माई हीरो। जैदी साहब, लास्टली ये है कि आप करबलाई आदमी हैं, सैयद हैं, इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए कि बच्चों ने कह दिया कि आपकी नर्व्स पे असर आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है? हिम्मत, आपसे तो बड़ी उम्मीदें थी हमें कि आप लड़ते इन माफियाज के साथ। नहीं, देखिए बात ये रऊफ, बात ये है कि मैं इस्लामाबाद में अकेला था सोशली। मुझे इस्लामाबाद एक्चुअली समझ नहीं आया। मुझे प्रॉब्लम ये आई कि आपने कभी इस्लामाबाद में था, आपने मुझे कभी शाम को किसी जगह पे देखा था? कभी आप बताएं, कभी आप इसमें इस्लामाबाद में 5 महीने रहा, आपने मुझे किसी के घर देखा? कभी किसी पार्टी में देखा? किसी जगह देखा आपने मुझे? आप मुझसे मुझे बताएं। मुझे इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट, मैं इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट से घबरा के आ गया।
मतलब मैं और मेरी बीवी और मेरी वालदा, हम एक अकेले घर में सारा दिन बैठे रहते थे, और वो चीज मेरे ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, नर्वस के ऊपर सवार हो गई। अगर मैं इस्लामाबाद के माहौल से सेटअप हो जाता, अगर मैं इस्लामाबाद के माहौल को डाइजेस्ट कर लेता, मेरी वहाँ सोशल लाइफ बन जाती, तो शायद मैं रुक जाता और अभी फिर वापस चला जाऊँ। आखिरी सवाल ये है कि हमें याद है कि एक बिजनेसमैन का काफी बड़ा ग्रुप जो है वो GHQ पहुंच गया था, उन्होंने बाजवा साहब को ब्रीफिंग दी कि जी हमारी ये मुश्किलात आ रही हैं। आपने 2-3 दफा कहा कि आपको बाजवा साहब की सपोर्ट भी शामिल थी, तो ये कोई उसमें कोई रखना वहां से भी पड़ा कोई कि उन्होंने जाके आपके खिलाफ वहां से साजिश की? कि मेरी बात सुने आप, अब तो क्यों पब्लिक स्टेटमेंट है। आपको याद है कि बाजवा साहब के साथ एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें सारे बिजनेसमैन थे, पता है आपको ही पता होगा, उसी का याद दिला रहा था। हाँ, तो मैंने आप मुझे बताएं कि आप कभी उस ब्रीफिंग का रिकॉर्डिंग कर आपको मिल जाए कभी, तो देखिएगा क्या हुआ ना। देखिए बात ये ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाजवा साहब ने बिजनेसमैन को ये कहा कि आप बताएं कि इस मुल्क को कैसे सही किया जाए, और आप बताएं जो आप कहेंगे वो हम सही करेंगे। तो आप मुझे उसकी ब्रीफिंग में पूछ के बताइएगा कि कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई ढंग की बात आई थी या नहीं आई थी, और क्या हर आदमी अपने जाती मसाइल के बारे में बात नहीं कर रहा था? हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि मेरी इंडस्ट्री बच जाए, मेरा कंपनी बच जाए। तो मैं उस दिन ही डिप्रेस हो गया था, जिस दिन बाजवा साहब के साथ मैं उठ के आया था। मैं बहुत डिप्रेस था कि यार आज पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे थे, बाजवा साहब के सामने बैठे थे, और मैंने बाजवा साहब का जैसा पेशेंस नहीं देखा, जिसने 4 घंटे उनके साथ बात की, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आप जो कहना चाहें वो कहें। एक आदमी जो बहुत मशहूर आदमी है, उन्होंने बाजवा साहब को कहा, बाजवा साहब इस मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है। तो बाजवा साहब ने जवाब दिया जैसा तुसी तो सारे ने सिखाई है। तो फिर अब आप क्या बातें करें मेरे में? क्या है, सॉरी, तुसी तो सारे ने सिखाई है, ये कैसे करनी है? ये हिंट तो देंगे कौन से साहब? मेरा ख्याल है हिंट पूरा पक्का ही है। वो पहियों वाले होंगे जो कहते हैं कि पहिए लगाने पड़ते हैं, नोट लगाने। मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि देखिए, आप सोचे ना, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना मजबूत आदमी हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं एक बड़ा कमजोर सा प्रोफेशनल था, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ। तो मैं ये सोचता था, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मुझे बताइए कि अगर शाम को आपके खिलाफ टीवी पे, हर रोज शाम को आपके खिलाफ टीवी पे, और अगर आप कोई गौर करें, जब मैं चेयरमैन FBR था तो आप मुझे समझाइए क्या मेरा नाम रोज टीवी पे नहीं आता था? आपने किसी चेयरमैन FBR का देखा है मेरे अलावा? क्योंकि इनको खौफ था कि ये आदमी कुछ कर देगा। ये आप ये इशारा दे रहे हैं कि टीवी के अंदर हमारे अपनी इतलाएं हैं कि काफी इस तरह के मीडिया के अंदर लोग हैं जो खुद स्टॉक्स का काम करते हैं, उनके बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी मैं ये बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुने। मैं 5 साल स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताएं, फिर दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि जरा आप अपने लोगों की, अपने लोगों, सबकी, पाकिस्तानियों की वेल स्टेटमेंट रहे ना, वेल स्टेटमेंट क्यों ऐसी है सर? मैं एक 500 गज के रेयर प्लॉट पे रहता हूँ जो बिल्कुल बना हुआ है, तो मैं सबसे बड़ा टैक्स पेयर होने के बाद ऐसा रहता हूँ, और जो लोग रहते हैं मुझे बताएं ना वो कहाँ से दौलत आती है। तो कोई भी हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, मेरे पास क्यों नहीं है वो दौलत? मैंने यही तो सवाल है मेरा कि मेरे पास क्यों नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि यार मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा क्यों नहीं है? मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं है वन हाइट पार्क का फ्लैट? मैं जिनके पास, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास है, जिनके पास 2-2 प्लाजा हैं दुबई में, वो मेरी मैं लाहौर में उनसे 1000 गुना ज्यादा अमीर था एक जमाने में, मेरी फैमिली। तो मैं क्या, आप उससे क्या बात कर रहे हैं? ठीक, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, इस मुल्क में तो सब कुछ ही हुआ है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये मैंने उस पर लिखा है अपने मीडिया पे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। मैं आखिरी बात खत्म करता हूँ। बड़ी बात की है आपने कि स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। ये नया लफ्ज है, वैसे नई टर्म है, आपने निकाली आज पहली दफा नई टर्म है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। बचाते बचाते फिर फंसा दिया आपने, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो खुद कह दिया। मैं बताता हूँ आपको। आप बताएं, जो नवाज शरीफ साहब प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट लाए थे,
जो 1992 में लेकर आए थे प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। 50 मजमून लिखे हैं। आप मुझे बताएं कि वो सिवाय पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाने के किसी सवाल हुआ है? ये क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन नहीं है? आपने मेरा बयान सुना था जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी? मैंने कहा था आप इस कौन से मुल्क में ये होता है कि एक्सचेंज कंपनी से आप रुपये से डॉलर कन्वर्ट करा लें? ये क्या मेरा बयान नहीं था? ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? किस मुल्क में ये होता है कि रियल एस्टेट की जो डिफरेंशियल हो वो आप आउट ऑफ बुक्स दें और इसको स्टेट की प्रोटेक्शन हो? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? आप फिर मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। आपकी बातों से ये हो गए कि अगर स्टेट इसमें स्पॉन्सर्ड है तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर हम किस चीज का रोला डाला? फिर तो स्टेट खुद इसमें यही तो मैं कह रहा हूँ सर, स्टेट स्पॉन्सर्ड आप मुझे बताएं ना, प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। वेरी ट्रू। फॉरेन करेंसी अकाउंट स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। क्या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मसला स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? क्या एग्रीकल्चर इनकम का रिकंसाइल नहीं होना स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? आप बताएं ना, जरा सोचें। ये मैंने बनाया, ये आपने बनाया। कहते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती, जैसे यूरोपियन मॉडल जिसकी बात हम करते हैं, आप करते हैं। वो मैं नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट करे, मैं नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट करे, मैं नहीं। वो कहते हैं ब्लैक मार्केट तो रहेगी, दुनिया भर में रहती है, क्योंकि अमेरिका में नहीं सर, नहीं, मेरी बात सुने, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। किस मुल्क में ये होता है कि रजिस्ट्री जो होगी पब्लिक नहीं होगी? यार कंप्यूटर पे पब्लिक करो ना रजिस्ट्री, क्यों नहीं करते रजिस्ट्री को पब्लिक? रियल एस्टेट की रजिस्ट्री को पब्लिक क्यों नहीं करते? करे ना पब्लिक। बात सुनने में आपको आखिरी बार बताता हूँ। मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल मीटर है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर है पाकिस्तान में 3.5 लाख। इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर है पाकिस्तान में 3.5 लाख, ठीक है। स्टेट टैक्स रजिस्ट्रेशन है 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 40 लाख नॉन टैक्स फाइलर है। ये बात मैंने जब चेयरमैन एफबीआर था मैंने 50 मरतबा कही। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को मैं शामिल करता रहा, इमरान खान साहब करते रहे। बिजनेसमैनों के माफिया ने उसको रजिस्टर्ड नहीं होने दिया सेल टैक्स में, आज भी नहीं है। आप लोग बात करते हैं पाकिस्तान सही करने का, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई। आप उनसे पूछें किसी से जाके, बुलाएं एमडी ऑफ बाबडा को, उससे पूछें कि आपके पास कितने रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, उनके पास एनटीएन है, पूछे जरा उनको, फिर वो बताएगा आपको पाकिस्तान की हकीकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ बीआर शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। इसी पे क्लास और आमिर साहब से तज्जिया रहेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू सुनी। क्लास साहब, वो जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने उन पर इल्जामात लगाए हैं, उन्होंने तमाम मुस्तरद किए हैं और वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। पहले ये मैं बताऊं, मेरी शब्बर जैदी साहब से कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा। तो मैंने आज जब ये बयान देखा पीडीएम का चल रहा था सारा, तो हमने बैठे बैठे, आप भी साहब दर बैठी हुई थी, आमिर साहब हमारी टीम बैठी थी, उसी वक्त हमने शो से मेरा ख्याल है 5 मिनट पहले ये फैसला किया है कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की है पीडीएम ने, फजल रहमान साहब ने, तो शब्बर जैदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा आप आ जाएं। तो मैंने खैर हिम्मत करके उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनकी फौरी तौर पर मुझे कॉल आएगी, वेरी नाइस ऑफ हिम। तो वो अब जो हमारे हाथ लगे हैं इसकी थोड़ी सी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसलिए थोड़ी सी बता रहा हूँ, बाकी बातें तो हमने सुनी है। वो ये तो नहीं बताएंगे, और वो आजकल इनकी किताब भी पढ़ रहे थे, तो वो इसी वजह उस किताब की वजह से वो मेरे ख्याल ज्यादा अवेलेबल। वो मेरी आजकल बुक, मेरी अभी रिसेंट बुक है गुमनाम गाँव का आखिरी मजार, वो मैंने कोई उस पर तहरीरें लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी ही आपकी किताब जो है ना खत्म की है, तो और मैं आपकी किताब का अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मुझे बड़ी पसंद है ये, आई बिकम योर बिग फैन, को आपकी किताब पढ़ कर गुमनाम गाँव आखिरी मुसाफिर। तो आप बताएं मैंने क्या करना है। अब ये उसी की वजह से मेरी किताब की मेहरबानी हो कि हमारी कोई ज्यादा उसमें नहीं, उसकी वजह से वो जल्दी कैल हो गए। उन्होंने कहा तो सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आधा घंटा नहीं 35 मिनट दिए मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30-35 मिनट, बट वेरी नाइस ऑफ हिम। अब जो असल बात हुई ना 2-3, मुझे तो सबसे ज्यादा पहले मैं तारीफ एक कर दूं उनकी कि ये जो है वो आपकी किताब का भी जो है ना आखिरी मज़ार जो है, ये भी अपनी उसमें आखिरी मज़ार इस सेंस में है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। इनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि पाकिस्तान में इनसे पहले जो है ना उन्होंने 4800 का जो है ना टारगेट रखा था रेवेन्यू का, 4800 अरब का, और वो 4 पहुंच पाया था 3800 1000 के उससे। इन्होंने उसके बावजूद बहुत जब
5500 अरब रुपए का टारगेट रखा है, तो लोग हंसते थे कि वो पिछला पूरा हुआ नहीं है, तो आप बुरे हालात में आप कह रहे हैं कि जी ग्रोथ कम हो गई है, और आप कह रहे हैं 55। इनका उस वक्त भी ये कहना था कि जनाब ये मैं ग्रोथ की वजह से नहीं कर रहा, ये यहाँ पे माफियाज हैं जिन्होंने इस तरह के सेक्शंस हैं जो नहीं करने देते, मैं उनको बीच में लेके आऊंगा। और इन्होंने कोरोना के बावजूद, बुरे हालात के बावजूद, नेगेटिव ग्रोथ के बावजूद, उसके बावजूद भी जो टारगेट इतने ज्यादा कर दिए थे कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, उसके बावजूद भी पिछले उससे कंपैरिजन किया जाए, और बुरी टीम के बावजूद इनके जाने के बाद वहां पे काफी बुरे हालात हैं, और अभी तो माशाल्लाह वकार मसूद साहब को लेके आ गए हैं, जिनकी वजह से इस हालात तक पहुंचे। पिछली 5-7 गवर्नमेंटों में कॉमन डिनोमिनेटर कोई था इस बुरे हालात का, तो उनका नाम था वकार मसूद साहब। अब रेवेन्यू के इंचार्ज ऐसे PM बना के उनको बना दिया गया है, उसके बावजूद इनकी बनाई हुई बुनियाद की वजह से एक पाकिस्तान बड़े मुनासिब रेवेन्यू ले रहा है। ये मैं एक्नॉलेज करना चाह रहा था कि इन्होंने निशानदेही जो की है वो हमें अंदाजा तो था, और हम ये बातें करते रहते हैं कि ये माफियाज हैं, ये कार्टेल्स हैं, बट उनकी जुबानी सुन के जो है ना हमें भी दिलासा हुआ कि हम भी सही ट्रैक पे हैं। और ये मैटर करता था कि ये शब्बर जैदी कह रहे थे, ये हम नहीं कह रहे थे। अच्छा, इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो उसमें कहने वाले, जो हमारे फिर जो डाउट्स थे या हमारे खदशात थे पूरे हैं। एक तो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, उसका एक हमारे यहाँ ये कहा जाए टीप का बंद, जो टीप का बंद था, या पूरा इसका जो उनसे गुफ्तगू हुई है, जो मजे की चीज उन्होंने की है, जब उन्होंने आर्मी चीफ साहब को वहां पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने यह कहा कि करप्शन बहुत हो गई है, तो जनरल बाजवा साहब ने आगे से कहा कि तुसी सिखाइए कि करप्शन मतलब किस तरह होती है। दैट्स वेरी ब्लंट कमेंट। एक चीज। दूसरी, अब आप देखें कि जो शब्बर जैदी साहब ने बातें बताई हैं कि रूरल इलीट हो या आपकी अर्बन इलीट हो, पॉलिटिक्स रहे हैं, दैट्स वेरी मेन इशू कि सियासत में किस तरह के लोग, उन्हें किसी एक सियासी बंदा नहीं बच गया पाकिस्तान के असेंबली में, या यहाँ पे आपके रियल स्टेट वाले बच गए हैं, ठेकेदार बच गए हैं, बिल्डर्स बच गए हैं, या यहाँ पे घर आप उस पे किराए पे दे दो, आप यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज आप उसमें आप खड़ी कर लो, या जाके जमीनें खरीद लो, बेच दो। मतलब व्यापारी ताजर लोग जो हैं आपकी पार्लियामेंट्स में आ चुके हैं, आपकी रूलिंग उसमें आ चुके हैं, यहाँ पे हुकूमत में आ चुके हैं, और वही बैठ के अरबों खरबों के फायदे अपने सेक्टर्स को दे रहे हैं। कोई अगर शब्बर जैदी साहब जैसा बंदा पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो उठा के वापस मार देंगे, भाई साहब आप तो फॉरबिडन वो कहते हैं ना फ्रूट हैं, आप तो जरा बहर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जितनी आपको नजर आ रही है, ये लोग मरने को तैयार हो जाते हैं सर, ये खानदान तबाह करने पे तैयार हो जाएंगे, ये फांसियां लगने पे तैयार हैं, ये जलावतनियां काटने को तैयार हैं, ये जेलों में जाने को तैयार है। लेकिन एक बच्चा, एक बाप, एक बेटी पार्लियामेंट में जरूर होनी चाहिए, आपकी वजीर होनी चाहिए। क्यों कि उसने कल को बैठ के खानदान के, फैमिली के, बिजनेस को, वो बिल्डर का हो, वो रियल स्टेट का हो, वो ठेकेदार का हो, वो हाउसिंग सोसाइटीज का हो, उसको जो प्रोटेक्ट करना है। और तमाम पार्टीज को उसने चंदे देने हैं, उन्हें 2-4 करोड़ रुपया दे दें, टिकट ले लें, आप उनको फंड कर दें। ये सलमान के जो निकले थे, टीटी निकले थे, उनकी पार्टी के पार्टी फंड है, कोई बिल्डर माफिया जो तीनों पार्टियों के अंदर कॉमन डिनोमिनेटर हर जगह पाया जाता है। और ये 80 से सिलसिला शुरू हुआ कि पावर जो फुल टाइम सियासतदान थे वो बिजनेसमैन में नहीं होते थे। अब कोई रह ही नहीं गया, कोई सियासी खानदान एक भी नहीं है कि जो बिजनेस में ना हो, और अब वो बिजनेस में सिर्फ है, बिजनेस ही उनका असल बिजनेस है। पॉलिटिक्स उनका एक तरीकाकार रह गया है कि अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर लॉबीज के अंदर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक बच्चा जो पहले नालायक होता था उसको पॉलिटिक्स में भेज दिया जाता था। अब वो जो है सारी उसी की वजह से सारे कारोबार चल रहे हैं और उसी के नाम पे वो चल रहा है। और ये उन्होंने जो कहा कि ये लार्जर पिक्चर है, ये पाकिस्तान है। इस लार्जर पिक्चर को देख के ये डायग्नोसिस है, तशखीस ये है, इसके बाद फिर आप इलाज करें। इसके अंदर ये जो हम बहस करते रहते हैं कि उसने ये कह दिया, ही साइड शी साइड, और ये आइसोलेशन में जो पॉलिसीज के ऊपर बहस होती है, ये लार्जर पिक्चर है जिसकी आज जो है ना शब्बर जैदी साहब ने खोल के रख दिया है कि ये एग्रीकल्चर इनकम के बहाने जो है इन सब के लाइफस्टाइल। बुनियादी बात ये थी, मैं बता दूं, मैं आपको सारी बात काट रहा हूं, उनकी बात में वजन देने के लिए शाहमुद कुरैशी के आप कहेंगे ना, कल को इमरान मकराना साहब को मैं कहूंगा इनके वो आपको पिछले साल के ना वो दिखाएगा टैक्स गोशवारे, इनके बैंक में शाहमुद कुरैशी साहब ने डिक्लेयर किए हुए हैं। और टैक्स कितना दिया है? इन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है बैंकों में, और 18-20 लाख बल्कि 30 लाख पाउंड, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वहां पे लंदन के बैंकों में पड़ा हुआ है शाहमुद कुरैशी साहब का। और शो कहां से करा रहे हैं? एग्रीकल्चर इनकम से 25 करोड़ रुपए का कैश। इनके घर में पोर्शे गाड़ी खड़ी हुई है, लैंड क्रूजरें खड़ी हुई है, BMW खड़ी, वो अलहदा खड़ी हुई है, और इनके बच्चों के अकाउंट में अलहदा पैसे पड़े हुए सारे के सारे। और शाह साहब ने पता है उस साल टैक्स कितना दिया है?
जब 25 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में पड़ा हो, जो मैं अगर उसमें सारे कह रहा हूँ वहां पे जो गोशवारों में 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए टैक्स। अब अंदाजा करें, क्योंकि एग्रीकल्चर का वो कह रहे हैं वहां से उन्होंने इनकम शो करवाई हुई है। अब 25 करोड़ की इनकम अगर किसी बंदे की हो रही है, वो कहे क्योंकि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, तो वो मेरे जैसा बंदा जो प्रो किसान है, प्रो फार्मर है, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब इट्स ए मैसिव अमाउंट जो शामुद कुरैशी साहब के अकाउंट में पड़ी होती, 25 करोड़ रुपए पड़े होते सर, और वो कहते हैं 8 लाख बुनियादी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, इन सब का जो लाइफस्टाइल है इनके टैक्सेस के साथ मैच नहीं करता। इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं जो कि उन लोगों में आते हैं जिन्होंने कम तरीन टैक्स दिया होता है, पर उनका भी लाइफस्टाइल देखें, 2-2 4-4 लैंड क्रूजरें साथ लेके आगे पीछे चलते हैं। वो सारों का यही हाल है कि उनके पास कोई ऐसे के नहीं है जिसके पास बड़ी एसयूवी प्राडो चराडो गाड़ी बड़ी ना हो, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े चाकर है, और इनमें से काफी सारे इस तरह के हैं जिन्होंने हमारे साथ, जब हम जर्नलिज्म स्टार्ट किया तो उन्होंने सियासत स्टार्ट की, कईयों को, 1-2 को मैंने खुद फॉर एग्जांपल अपने पैसों से मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के दिए हुए हैं। अब वो अरबपति हैं और खरबपति हैं, और वो ये मुझे ही, मेरे जैसे लोगों को ही बताते हैं कि यार हमारे पास तो ये अरब और खरब जो थे ना, तुम्हें तो पता ही है कि बचपन से थे, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा जी मुझे ये याद है कि आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे एमओ कॉलेज के बाहर, तो ये मैंने और मेरे दोस्त ने मिला पैसे दिए थे कि पेट्रोल डलवा ले। जी तो टाइम खत्म हो गया। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके फोर फादर्स या फादर्स कभी अमीर डिक्लेयर किए जाते हैं और कभी गरीब डिक्लेयर किए जाते हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया। जो कैबिनेट की स्टोरी इंशाल्लाह आप कल शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।